संघीय व्यवस्था है उसके बारे में हमने पढ़ा फर्स्ट में, फिर हमने सेकंड में पढ़ लिया नागरिकता, और थर्ड में हमने मौलिक अधिकार पढ़ लिए, और अब फोर्थ भाग है उसमें हम क्या पढ़ लेंगे, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेंगे। ये राज्यों के लिए बने हुए होते हैं, और राज्यों के लिए बने हुए होते हैं तो राज्यों के लिए एक तरह से ये माने कि ये कंपलसरी नहीं होते हैं, ये उनकी इच्छा पर डिपेंड होता है कि उनके अनुसार काम करें या नहीं करें, फिर भी अधिकतर राज्य जो होते हैं इनके अनुसार ही काम करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं फ्रेंड्स नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ने के लिए। जो भारतीय संविधान का भाग 4 है इसमें इनका उल्लेख किया गया है, और ये जो है अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक बने हुए हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लेके कहाँ तक बने हुए हैं, तो आप बता सकते हैं कि अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक इनके प्रावधान तैयार किए गए हैं। तो हम देखते हैं कि जो पहला अनुच्छेद है अर्थात अनुच्छेद 36 उसमें क्या व्यवस्था की गई है। तो देखिए फर्स्ट अनुच्छेद है उसमें इसकी परिभाषा दी गई है। किसकी परिभाषा दी गई है, अब दिमाग में ये आना चाहिए। तो परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है हमारी नीति निर्देशक तत्वों की, कि आखिर ये नीति निर्देशक तत्व होते क्या हैं, ये संविधान में इसकी परिभाषा निर्धारित की गई है। ऐसे एक निर्देशक तत्व या ऐसी एक व्यवस्था जिसके अंतर्गत राज्य सरकारों को काम करने के लिए अग्रसर किया जाता है, उनको काम करने का तरीका बताया जाता है। फिर अनुच्छेद 37 है उसकी हम बात कर लें तो अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना। कहने का मतलब ये है कि इसके जो संबंधित तत्व हैं उनको लागू किए जाने का प्रावधान किस में दिया गया है, अनुच्छेद 37 में दिया गया है। मतलब जो नीति निर्देशक तत्व है उनको कैसे लागू किया जाए, उन तत्वों को कैसे लागू करना है, उन सबकी जानकारी अनुच्छेद 37 में दी गई है। क्लियर यहां तक। फिर है अनुच्छेद 38। अनुच्छेद जो 38 है उसकी बात करें तो राज्य में लोक कल्याण के लिए समान सामाजिक व्यवस्था लागू करना, ये राज्य की जिम्मेदारी होती है। अनुच्छेद 38 में स्पष्ट कहा गया है कि अगर राज्य में हमें लोक कल्याण करना है, लोगों की भलाई करनी है, तो हमें राज्य में समान सामाजिक व्यवस्था लागू करनी होगी। समान सामाजिक व्यवस्था से मतलब ये होता है कि कोई गरीब नहीं रहे, कोई अमीर नहीं रहे, कहने वो एक समान लेवल चले जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, लोगों का कल्याण कर सके। फिर है अनुच्छेद 39। अनुच्छेद 39 जो है उसमें दिया है राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व। कहने का मतलब ये हुआ कि राज्य के कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका वह अनुसरण करता है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व जिनको करना ही करना पड़ता है। फिर अनुच्छेद 39 कै। अनुच्छेद 39 कै देखें, इसमें दे रखा है समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता। अब समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता से मतलब ये है दोस्तों कि कोई व्यक्ति गरीब है, उसके पास न्याय प्राप्त करने के लिए सहायता नहीं है या वकील नहीं कर सकता, तो वह इस आर्टिकल के अंतर्गत क्या कर सकता है, निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकता है, जो उसको न्याय दिलाने में क्या करेगी, महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। फिर अनुच्छेद 40 है। अनुच्छेद 40 जो है वो क्या करता है, ग्राम पंचायतों का गठन करता है। जो हमारी ग्राम पंचायत होती हैं, ग्राम लेवल पर, गांव स्तर पर जो हमारी स्थानीय सरकारें होती हैं, उनका गठन किसके अंतर्गत किया गया है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि आपको जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया है वो कितना लर्न कर पा रहे हैं, आपके समझ में आ रहा है कि नहीं आ पा रहा। मैं मेरी तरफ से 100% देने की कोशिश करूंगा, और आप सजेशन भी देते रहें साथ में कि हमें ये भी बताएं या किस तरीके से हमें पढ़ना है, वो भी आप हमें पूछ सकते हैं। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन की बात करते हैं। अनुच्छेद जो 41 है उसमें देखिए कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता का अधिकार। कुछ दशाओं से मतलब हम यहाँ ले लेंगे कुछ राज्यों में ऐसी दशाएं क्रिएट हो जाती हैं, बन जाती हैं, जैसे कि वर्तमान में हम ले ले कोरोना चल रहा है, तो ऐसी दशाओं में लोगों का काम छूट रहा है, तो ऐसे में सरकार क्या करेगी, उनको सहायता देगी, लोक सहायता उपलब्ध करवाएगी। कुल मिला के बात यह है कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाएं तो अनुच्छेद 41 का प्रयोग करते हुए राज्य सरकारें शिक्षा और लोक सहायता उपलब्ध करवाएगी। क्लियर यहां तक। इसके बाद में देखें अनुच्छेद 42। अनुच्छेद जो 42 है वो कह रहा है
काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का वह प्रसूति सहायता का उपबंध। इसका अर्थ ये हुआ मेरे दोस्तों, मेरे लाडलों, कि अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, ये समझे आप, एक एग्जांपल समझे, आपके पास सिस्टम नहीं है, आपके पास चीजें उपलब्ध हैं लेकिन आप उनका प्रयोग एक सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, आपकी इच्छा के अनुसार, या कहें कि जो मानव के लिए जो दशाएं आवश्यक है वो उपलब्ध नहीं है, तो उन चीजों को उपलब्ध करवाने की जिम्मेदारी किसके पास है? राज्य सरकारों के पास है। काम की न्याय संगत व्यवस्था मतलब सभी को क्या मिलना चाहिए? काम मिलना चाहिए, न्याय संगत व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें कोई काम से वंचित नहीं रहे। इसके अलावा मानवोचित दशाओं का मतलब न्याय संगत और मानवोचित, मानव के लिए जो उचित हो उन दशाओं को क्रिएट करने की जिम्मेदारी भी किसकी है? राज्य सरकारों की है। साथ में एक नई बात और जोड़ी गई है, प्रसूति सहायता का उपबंध। प्रसूति सहायता का उपबंध मतलब यहां ये है कि जो भी महिलाएं प्रेग्नेंट्स होती हैं उनको सरकार के द्वारा, राज्य सरकारों के द्वारा क्या करवाई जाएगी? सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। जो आजकल आप देखते हैं कि स्टार्टिंग पोजीशन से लेके लास्ट डिलीवरी तक ये सहायताएं राज्य सरकार के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है। इन सबका उल्लेख किस चीज में दिया गया है? अनुच्छेद 42 में दिया गया है। क्वेश्चन बनता है, 100% बनता है, और आईएएस और आईपीएस जैसे जो एग्जामिनेशन होती हैं उनमें ये क्वेश्चन जरूर सामने आते हैं, क्योंकि हम इन चीजों को ज्यादा गौर से नहीं देख पाते। फिर है अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारक काम करने वाले जो व्यक्ति हैं उनके जीवन को निर्वाह करने के लिए मजदूरी की व्यवस्था की जिम्मेदारी भी किसके पास होती है? राज्य सरकारों के पास होती है। किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। फिर है फ्रेंड्स दोस्तों 43 कै में दे रखा है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग। उद्योगों का जो प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट जो होता है, उसमें भी जो काम करने वाले मजदूर हैं उनका भी क्या होना चाहिए? हिस्सा होना चाहिए। एज ए एग्जाम्पल हम समझें, जैसे मान लीजिए स्कूल है, उसमें एक समिति गठित की जाती है और समिति में स्टाफ के अलावा कुछ अभिभावकों को शामिल किया जाता है, कुछ विद्यार्थियों को शामिल किया जाता है, जो प्रबंधन में क्या करते हैं? महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो वही उसी प्रकार ये चीजें हैं कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग भी निश्चित किया जाना चाहिए, अनुच्छेद 43 कै के अनुसार। आगे चले तो फिर अनुच्छेद 44 आ रहा है। 44 जो बता रहा है वो बता रहा है कि सभी के लिए समान सिविल संहिता। सभी के लिए समान सिविल संहिता मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के साथ समान सिविल संहिता होगी, समान कानून लागू होंगे, समान नागरिकता जैसा व्यवहार किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में हम देखें अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 जो है वो कह रहा है बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षा से मतलब अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था। बालकों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? 45 में की गई है। ठीक है ना। ये इंस्ट्रक्शन है किसके लिए? राज्य सरकारों के लिए संविधान के द्वारा। किसके माध्यम से? नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 45 में। फिर है अनुच्छेद 46 इसकी हम बात कर ले तो इसमें दे रखा है SC ST OBC व अन्य के लिए शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों में क्या की जानी चाहिए? अभिवृद्धि की जानी चाहिए। कहने का मतलब ये हो गया मेरे प्यारों कि जो SC है अनुसूचित जाति है, ST अनुसूचित जनजाति है, OBC अन्य पिछड़ा वर्ग है, और उसके अलावा जो अन्य और पिछड़े वर्ग है उनके लिए शिक्षा जैसी व्यवस्था, अर्थ मतलब धन संबंधी व्यवस्था, उनके हितों में अभिवृद्धि मतलब शिक्षा और अर्थ संबंधी जो उनके हित छिपे हुए हैं उनके हितों में क्या की जाएगी? वृद्धि की जाएगी। ये जिम्मेदारी भी किसको दी गई है? नीति निर्देशक तत्वों को दी गई है। क्लियर यहां तक। इसके बाद में हम देखें अनुच्छेद 47।
अनुच्छेद 47 का अर्थ ये होता है कि इसमें आपका जो जीवन स्तर है, जो आपका पोषाहार है, उसको एक अच्छे लेवल तक ले जाने का काम भी राज्य सरकारों का होता है। लिखा गया है पोषाहार एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य माना गया है। पोषाहार एवं जीवन स्तर, पोषाहार एवं जीवन स्तर से हम यह समझ सकते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र, हमने काफी नाम सुने हैं, आजकल उनको एक नंद ग्राम के नाम से भी जाना जाता है ना। तो उसमें पोषाहार वितरित किया जाता है और जो बच्चे हैं उनका जो जीवन स्तर है, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जाता है। ऊंचा उठाए जाने की संभावना होती है, ऊंचा उठाने की कोशिश की जाती है और लोक स्वास्थ्य, लोगों का स्वास्थ्य, जो आम जनता है उसके स्वास्थ्य में सुधार करना, वो सब किसकी जिम्मेदारी है? राज्य की जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में आगे देख लें अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 जो है वो कह रहा है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। कृषि एवं पशुपालन का संगठन मतलब यहाँ कह सकते हैं कि राज्य की जिम्मेदारी है किसके अंतर्गत? नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कि वह कृषि एवं पशुपालन, क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कृषि से पशुपालन जुड़ा हुआ है और पशु से कृषि जुड़ा हुआ है। तो इनका एक संगठन का निर्माण करना या इनके लिए संस्थाओं का निर्माण करना या इनके लिए अच्छी व्यवस्थाओं को कारागार करना, वो सारा काम किसका है? राज्यों का काम है। फिर है बेटा 48 कै। 48 कै की हम बात करें तो इसमें दे रखा है पर्यावरण संरक्षण सभी तरह से। कहने का मतलब राज्य सरकारों की पूर्ण जिम्मेदारी होती है कि वे हमारे इन्वायरमेंटल प्रोसेसिंग को सही रास्ते पर ले जाएं। हमारा जो पर्यावरण है उसको हर तरीके से क्या रखें? सुरक्षित रखें। अब पर्यावरण जो है तो हम देख सकते हैं हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहा जाता है। अब आसपास के वातावरण में क्या है? उसमें जीव जंतु भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, अन्य प्राणी भी हैं। उन सभी को सुरक्षा प्रदान या उनको संरक्षण देने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? राज्य सरकारों के पास होगी। ठीक है, 48 कै में एक बार आप देख लें, समझ लें। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद में हम देखें, हमने 48 कै देख लिया। 39 देखें हम राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। 49 आर्टिकल नंबर 49 में ये निर्देश दिए गए हैं राज्यों को कि जो राष्ट्रीय महत्व के जितने भी संस्मारक हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं, उनको संरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसके पास होगी? राज्यों के पास होगी। इसके बाद में 50 नंबर का है 50 अनुच्छेद जो है उसमें देखें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना, न्यायपालिका से पृथक्करण। कहने का मतलब ये, इसमें ये कहा गया कि जो कार्यपालिका है और जो न्यायपालिका है उन दोनों को अलग अलग किया गया और अलग अलग करने के लिए अनुच्छेद किसका प्रयोग किया गया है? अनुच्छेद 50 का प्रयोग किया गया है। कार्यपालिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करना या पृथक्करण करना, जो बात रखी गई है वो किस में रखी गई है? आर्टिकल नंबर 50 में रखी गई है। और अंत में इस नीति निर्देशक तत्वों का जो लास्ट आर्टिकल है 51 इसमें दे रखा है अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अभिवृद्धि। इस 51 के अंतर्गत ये राज्यों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर या दुनिया में क्या करेंगे? शांति एवं सुरक्षा जैसे मुद्दों में अभिवृद्धि करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। साथ में हम इसे कह सकते हैं कि हमारी जो विदेश नीति है उस विदेश नीति का उल्लेख भी अनुच्छेद 51 में किया गया है। इसमें किया गया, अनुच्छेद 51 में किया गया है। तो डियर फ्रेंड, ये था भारतीय संविधान का भाग 4 जिसमें नीति निर्देशकों को हमने पढ़ा और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।